इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि ये आपके पास जो सॉलिड होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, दीज आर आइसोट्रॉपिक, दीज आर आइसोट्रॉपिक, यानी इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायमेंशन में सेम होती हैं। मीन्स के दे हैव सेम सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आइसोट्रॉपिक, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, इनकी तमाम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो है वो सेम होती हैं, आइसोट्रॉपिक। और पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में हमने ये कहा था कि हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम नहीं होती। स्टूडेंट, जो आपके पास इसकी एग्ज़ाम्पल है वो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम बात करते हैं जी पॉलीमर्स की। जो पॉलीमर्स होते हैं या जो पॉलीक्रिस्टलाइंस होते हैं, इसमें एक बात होती है कि इसके हम दो कैटेगरीज़ बनाते हैं पॉलीमर्स की। एक कैटेगरी हम बनाते हैं जी नेचुरल, यानी आपके पास कुछ पॉलीमर्स जो है वो नेचुरल होते हैं और कुछ हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक। तो पॉलीमर्स जो हैं, ये जो सॉलिड्स होते हैं, ये कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ हमारे पास सिंथेटिक होते हैं। अब जो नेचुरल है उसमें हमारे पास आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रबर आता है, रबर। अब रबर जो है ये हमारे पास नेचुरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फार्मूला जो है वो C5H6, ठीक है, इंटू N नंबर, ये आपके पास। और इसके बाद वुड जो है, वुड आपके पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है और वुड ज़ाहिर है आपके पास नेचुरल है। सिंथेटिक आपके पास बहुत सारे आते हैं। सिंथेटिक में आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलीथीन है, पॉलीथीन आपके पास सिंथेटिक है, ये आप डेवलप करते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। पॉलीथीन C2H4 और होल N इसका फार्मूला है पॉलीथीन का। इस तरह पॉलीस्ट्राइन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसको आप कहते हैं कि आपके पास सिंथेटिक होती हैं। ठीक है, फिर इसमें एक कैटेगरी आती है, एक आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको आप कहते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी आप एक पास एक प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन आप करते हैं, एक प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करते हैं पॉलीमराइजेशन को, कि आप लॉन्ग चेन बनाते हैं, रिपीटिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू मेक लार्ज चेन। ठीक है, कंबाइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू बॉन्डिंग, तो आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू गेट ह्यूज स्ट्रक्चर, टू गेट लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको आप कहते हैं लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल। इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास ये जो पॉलीमरिक सॉलिड्स होती हैं, इनकी गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती हैं। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ठीक है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इनकी बहुत अच्छी होती है। जिस तरह रबर होता है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, ये मटेरियल आपके पास टफ मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट होते हैं, इसकी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपके पास होती हैं। स्टूडेंट, एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास कुछ अरेंजमेंट्स आपके पास हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एटम जो है वो आपस में अरेंज्ड हैं और यहाँ ये ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं, पर इसकी अरेंजमेंट आपके पास अपनी हुई है। ठीक है, पर यहाँ पर आपके पास ये स्पेसिफिकली आपस में अरेंज्ड हैं, तो ग्रेन बाउंड्रीज़ के थ्रू आपके पास ये यूनिक अरेंजमेंट इस तरह होती हैं और इसको आप कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल। और ये सारी प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस कर ली, लो कॉस्ट है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है, ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती हैं, लाइट मटेरियल होते हैं जिस तरह रबर है, प्लास्टिक है, तो ये आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास फॉर एग्जांपल 7.1.3 जो है, इसमें डिस्कस करेंगे एमॉर्फस सॉलिड।
अब एमॉर्फस सॉलिड जो है ये नाम बता रहा एमॉर्फस, ए कहते हैं विदाउट को और मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये दो वर्डिंग्स हैं, एमॉर्फस विदाउट शेप एंड स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉलिड मटेरियल या सॉलिड स्ट्रक्चर्स, सॉलिड मटेरियल्स whose particles are randomly arranged, whose particles, इसके जो पार्टिकल्स होती हैं ये हमारे पास अरेंज्ड होते हैं रैंडमली। इसमें कोई 3 डायमेंशनल पैटर्न, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ये अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर होते हैं। ठीक है, इन अ रैंडम मैनर, ये आपके पास रैंडम मैनर में अरेंज होती हैं। इसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें आपके पास मॉर्फोलॉजी जो होती है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर और शेप होता है, ये आपके पास रैंडम होता है। तो इसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इसमें अब जैसे हमने लिख भी लिया तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसकी है। तो एक उसमें ये है कि इसको हम सुपर कूल्ड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन दे डू नॉट हैव रेगुलर शेप। हमने जिस तरह डेफिनेशन में भी कह दिया, दे डू नॉट हैव रेगुलर शेप, इनके रेगुलर शेप नहीं होते। ये आपके पास इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होते एमॉर्फस में, और विदाउट एनी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लासी सॉलिड। ठीक है, इनको हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। जिस तरह आपके पास ग्लास मटेरियल होता है तो उसके अंदर भी अरेंजमेंट नहीं होती, तो इसको हम ग्लासी सॉलिड कहते हैं। और लाइक फ्रोज़न लिक्विड, ठीक है, लाइक फ्रोज़न लिक्विड, ये होता लिक्विड है, लेकिन अगर आप इसको बहुत क्विकली फ्रीज़ कर देते हैं तो ये आपके पास अरेंजमेंट इसमें नहीं बनती। ठीक है, और 85% ऑफ एटम जो है इसके अंदर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती हैं। इसकी एक एक्सरे करते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी, AET, उसमें तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक आपके पास जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी के अकॉर्डिंग 85% ऑफ एटम जो है, इनमें 85% ऑफ एटम मोर और लेस ये आपके पास पाए गए थे वर इन अ रैंडम या डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तकरीबन कोई 85 आपके पास रैंडम अरेंजमेंट इनके अंदर आपके पास पाई गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्टली हम इनको फिर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट या एमॉर्फस स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। ज़ाहिर सॉलिड है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम तो फिक्स है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसमें एक बात है कि नो ज्योमेट्रिकल शेप, विद नो ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इसमें कोई आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनती, 3 डायमेंशनल जिसको आप कहते हैं वो इनके अंदर आपके पास नहीं होती। ठीक है, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि अगर आप ग्लास को, ये जो आपके पास ग्लास होता है, शीशा जो होता है ग्लास, अगर आप इसको हीट कर देते हैं और ये तकरीबन कोई विस्कस लिक्विड बन जाता है। ग्लास को आप हीट करेंगे, तकरीबन कोई हीट करेंगे आप इसको अप टू 800 डिग्री, तो ये आपके पास बन जाता है कोई विस्कस लिक्विड बन जाता है, विस्कस लिक्विड बन जाता है। तो विस्कस लिक्विड हो जाने के बाद आप अगर इसको कूल कर देते हैं तो आपके पास ये इसके एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज नहीं हो सकते। तो जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज नहीं हुए तो आपके पास, इसको हम कहते हैं ग्लासी सॉलिड, और इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रेंज का होता है। ये जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है और इसकी एफिशिएंसी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी लो टेम्परेचर से। और अगर आप इसको कट करते हैं तो ऑन कटिंग आपके पास
इसमें वही क्लीवेज वाली बात जो हमने वहाँ की थी कि ऑन कटिंग, इसमें आपके पास एक बात आती है, वो बात इस तरह है कि दे गिव अनक्लीन, ऑन कटिंग दे गिव अनक्लीन क्लीवेज, यानी आपके पास इसमें अनक्लीन क्लीवेज, इनके जो आपके पास बाउंड्रीज़ बनते हैं, ये बाउंड्रीज़ जो है वो आपके पास क्लियर नहीं होते, शार्प बाउंड्रीज़ नहीं बनाते। इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल हमने देख लिया था फॉर एग्जांपल ग्लास का। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं ग्लू जो होते हैं हमारे पास, ग्लूज़, ठीक है ना। और इस तरीके से थिन फिल्म सिस्टम डिपॉजिटेड ऑन एनी मटेरियल, हम किसी भी मटेरियल के ऊपर जो थिन फिल्म डिपॉजिट करते हैं वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड के होते हैं। और बहुत सारे पॉलीमर्स हमारे पास जो है वो ज़्यादातर एमॉर्फस होते हैं, यानी उनके अंदर अरेंजमेंट इतनी ख़ास नहीं होती, ठीक है। इसको जो है वो डायग्राम से देखते हैं। स्टूडेंट्स, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हुई है। एटम और मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा डिसअलाइन है, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मॉलिक्यूल की नहीं मिल रही। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं जी एमॉर्फस सॉलिड, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होते, तो ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है यूनिट सेल। अब वो ज़ाहिर बात है सॉलिड स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करेंगे। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, इसमें हम इनके डेफिनेशंस देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होते हैं और क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमने एनालाइज किया होता है एक लॉ से। वो जो एनालिसिस हम करते हैं क्रिस्टल का, वो एक लॉ से करते हैं, एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है वो हम एक लॉ से करते हैं। उस लॉ का नाम हमारे पास लिखा जाता है जी ब्रैग्स लॉ, ठीक है। एक साइंटिस्ट के नाम से है ब्रैग्स लॉ। ये हमारे पास एक लॉ है। इस लॉ के बिहाफ पे हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस के बाद पता चला है कि जी यूनिट सेल, अब यूनिट सेल हमारे पास जैसे नाम बता रहा, ये बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है किसी भी क्रिस्टल का। हम लिखते हैं कि ए यूनिट सेल is the smallest, a unit cell is the smallest basic portion, is the smallest basic portion of the crystal। ये क्रिस्टल का सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। और इसके बारे में हम फर्दर कह देते हैं कि विच रिपीटेडली, अगर आप इसको स्टॉक करते हैं वन ऑन द अदर, विच रिपीटेडली स्टॉक्ड टुगेदर, is repeatedly stocked together in 3 dimensions, in all 3 dimensions, तमाम 3 डायमेंशंस में आप इसको अगर स्टॉक करते हैं टू मेक एंटायर क्रिस्टल, तो आपने पूरा क्रिस्टल जो है वो इस यूनिट सेल से बनाया होता है। टू मेक द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आपने यूनिट सेल से बनाया होता है। स्टूडेंट, जिस तरह हम किसी भी रूम को देखते हैं, क्लासरूम को देखते हैं, तो क्लासरूम को अगर आप इंटरनली गौर से देखेंगे तो ये ब्लॉक से बना होता है, ईंटों से बना होता है। तो ईंट उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। और जो आपके पास यूनिट सेल होते हैं, जो अभी हमने कहा कि ये आपके पास स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन होता है किसी क्रिस्टल का, स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल, और ये पूरा क्रिस्टल बना के दे देता है आपको। तो जो यूनिट सेल आपके पास होते हैं यूनिट सेल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होल स्ट्रक्चर,
यूनिट सेल के बारे में हम ये कह देते हैं कि ए यूनिट सेल possesses all possesses all the characteristics of a whole structure। ठीक है, तो इसमें पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही यूनिट सेल से बना होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल आपके पास जो क्रिस्टल है उसके ये आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, और यूनिट सेल जो होती हैं, यूनिट सेल के बारे में हम कहेंगे कि यूनिट सेल, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है, यूनिट सेल हैज़ 3 साइड्स। इसकी 3 साइड्स होती हैं जिसको आप लेंथ, विड्थ और हाइट भी कहते हैं। 3 साइड्स ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है, अब स्पेस क्या होती हैं, लैटिस, ये हम आगे देखेंगे। स्पेस लैटिस, इसकी 3 साइड्स होती हैं यूनिट सेल के। स्टूडेंट इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं यूनिट सेल के लिए। स्टूडेंट अगर आप इस डायग्राम को बड़े गौर से देख लें, ये जो स्मॉल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास जो 3 डायमेंशनल आपके पास एक डायग्राम है, एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके पास पूरे स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल है ये। ठीक है, मैंने भी ड्रॉ कर दिया, ऊपर दोबारा वंस अगेन रिपीट कर दिया। ये आपके पास एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है इस कॉर्नर के ऊपर, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉक लाइक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिपीट करेंगे। अगर आप इसको बड़े गौर से देख लें, आप इसी एक यूनिट सेल को ऊपर एक और रख दें, जिस तरह आप ईंट के ऊपर एक ईंट रखते हैं ना, तो रिपीट हो जाती है ईंट। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है इस तरह एक और ब्लॉक आ जाता है। फिर उसके पीछे आपके पास एक और ब्लॉक आप अगर प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपने एक और ब्लॉक को प्लेस किया हुआ यहाँ पे, तो ये आपके पास रिपीटिशन आती है। सो ये आपके पास यूनिट सेल है जो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है और पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या फिर पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसी यूनिट सेल से बना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट डायग्रामेटिकली यूनिट सेल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम में, सॉलिड में, बेसिस। बेसिस को हम कहते हैं द एटम्स मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या फिर हम ये भी कहते हैं इवन के हमारे पास जो आयंस होते हैं, द एटम मॉलिक्यूलर आयंस विच मेक, जिसने बनाया होता है, विच मेक द क्रिस्टल, यानी उन एटम्स को या मॉलिक्यूल को हम बेसिस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल आर कॉल्ड बेसिस, इसको हम बेसिस का नाम दे रहे हैं। वो एटम्स और वो मॉलिक्यूल जिसने क्रिस्टल बनाया होता है उसको हम नाम दे रहे हैं बेसिस। ठीक है, और एक और टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास स्टूडेंट, उसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं जी लैटिस। अभी ऊपर मैंने लिखा था और मैंने कहा हम इसको डिस्कस करेंगे। लैटिस, लैटिस हमारे पास एन इमेजनरी लैटिस को हम लिखेंगे एन इमेजनरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एन इमेजनरी ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क टू जॉइन द बेसिस। एटम को ज्वाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है, ये जिस तरह आपको ये वाला फ्रेमवर्क नज़र आ रहा, इस फ्रेमवर्क में देखिए ये एक बेसिस है, ये दूसरा बेसिस है, ये तीसरा बेसिस है, ये चौथा बेसिस है। अब हम क्या बनाते हैं, आपस में इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो फ्रेम बना रहे हैं, इस फ्रेमवर्क को हम कह देते हैं लैटिस। ठीक है, ज्वाइन द बेसिस या एटम इज़ कॉल्ड लैटिस, इसको हम लैटिस कह देते हैं। यानी जिसको आप, अगर मैं उर्दू में एक लफ्ज़ इसके लिए यूज़ कर लूँ, ये जो ढांचा होता है, जिस ढांचे के ऊपर आप इन एटम को बिठा के आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि आपके पास लैटिस है। अब स्टूडेंट हम एक समरी लिख रहे हैं, हम ये कहेंगे कि लैटिस वो फ्रेमवर्क है,
प्लस बेसिस, बेसिस वो एटम है, ठीक है। ये लैटिस प्लस बेसिस मिलके दोनों क्रिस्टल को बना रहे होते हैं। यानी अगर आप बड़े गौर से देखें तो आपके पास जो है ये जो ऊपर दो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये जो आपके पास सर्कल्स मैंने बनाए हैं, ये वाले सर्कल्स या ये वाला सर्कल, ये बेसिस हैं, और जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क ने इनको आपस में जोड़े रखा है, वो लैटिस है। तो लैटिस आपके पास वो फ्रेम है और बेसिस आपके पास वो एटम है। तो वो एटम और लैटिस आपस में मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टर्मिनोलॉजी है लैटिस, तो ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, ठीक है। और इस दोनों के बनने के बाद, यानी लैटिस और बेसिस आने के बाद, हम नाम देते हैं जी क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का नाम लगा देते हैं। तो क्रिस्टल लैटिसेस हमारे पास क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस जो है द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, क्रिस्टल हमारे पास टाइप जो है वो यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारे पास 3 किस्म के यूनिट सेल होते हैं। हम अब स्टूडेंट्स को डायग्रामेटिकली देखेंगे कि हमारे पास यूनिट सेल जो है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के देता है, उसकी 3 टाइप्स हमारे पास सामने आते हैं। स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ यूनिट सेल के डायग्राम आपके सामने हैं। इसमें आप बड़े गौर से देखेंगे 3 कैटेगरीज हमारे पास बन रही हैं। नंबर 1, उसमें हमारे पास क्या है? सिंपल क्यूबिक। ये वो स्ट्रक्चर हैं कि जिसके कॉर्नर के ऊपर आपको एटम मिलेंगे, बेसिस मिलेंगे और फ्रेमवर्क आपके पास इसका बड़ा सिंपल होगा। इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। स्टूडेंट, दूसरा जो यूनिट सेल होता है वो आपके पास बी कैटेगरी में हम कहते हैं जी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपके पास कॉर्नर के ऊपर तो फिक्स हो गए हैं, 8 एटम आपके पास कॉर्नर के ऊपर इसके फिक्स आपके पास आ गए हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसके बॉडी के सेंटर में भी आपके पास एक एटम जो है वो मिल रहा होता है, तो इसको आप कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। और स्टूडेंट, जो आपके पास सी कैटेगरी है, सी टाइप है, तीसरी टाइप है यूनिट सेल की, वो आपके पास मेन बॉडी जो आपके पास फ्रेमवर्क है, कॉर्नर जो है वो आपके पास तो है ही, लेकिन हर एक फेस के ऊपर फेस के ऊपर एक एटम होगा, लेफ्ट साइड के फेस के ऊपर एक एटम होगा, राइट साइड के फेस के ऊपर एक एटम होगा, आपके फ्रंट के दूसरे तरफ और फिर आपके फ्रंट पे और फिर बॉटम पे हर एक फेस के ऊपर एक एटम होगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल जो है वो होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और हमारे पास फेस सेंटर्ड जो है वो आपके पास ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास यूनिट सेल की पाई जाती हैं, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, हम एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यू रखेंगे, वो हमारे पास है जी डिफरेंट शेप ऑफ यूनिट सेल। अब शेप हमारे पास यूनिट सेल की क्या होती हैं? तो टाइप्स थे, डिफरेंट शेप हमारे पास 7 कैटेगरीज बनती हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे। मैं डायग्राम डिस्प्ले करूँगा, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स आपको मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के डिफरेंट शेप्स जो है हमारे पास हैं। एक हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास है क्यूबिक। अब क्यूबिक हमने ऑलरेडी देख लिया भी है कि उसमें 3 हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास है सिंपल क्यूबिक, जिसमें आपके पास कॉर्नर्स के ऊपर 8 कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास एटम्स होते हैं या बेसिस होते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक कहते हैं। फिर हमारे पास एक आता है जी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे आपके पास एक एटम आ जाए, और फिर अगला आपके पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C। मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इसको इस तरह कर दूँ कि यहाँ मैं इसको नाम दे दूँ कि फॉर एग्जांपल A, ये आपका स्ट्रक्चर यानी इसका साइड A हो जाएगा, ये वाला साइड आपका हो जाएगा B और ये वाला साइड आपका हो जाएगा C।
तो ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये क्यूब शेप है। और इसके साथ साथ अगर आप इसके एंगल थीटा देखेंगे, अल्फ़ा जो फर्स्ट एंगल बनेगा साइड का, फिर दूसरा बीटा, फिर आपके पास गैमा, ये सारे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हर साइड पे बन रहा होता है। तो ये आपके पास सिंपल क्यूबिक शेप होता है यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी आपके पास आती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपके पास ए इज़ इक्वल टू बी, दो साइड्स तो आपके पास इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों सी के इक्वल नहीं, थर्ड साइड के आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला है, इसमें अगर आप देखेंगे ये एक साइड है, ये ए, ठीक है, और इस तरीके से आपके पास इसकी दूसरी साइड है ये, और ये आपके पास तीसरी साइड है ये। अब इसमें दो साइड्स तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन तीसरी साइड आपके पास इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है, लेकिन इस सी साइड की लेंथ ज़्यादा है, तो ये आपके पास जो है इसको कहते हैं टेट्रागोनल, ठीक है। और इसमें बात जो एंगल थीटा की है, वो एंगल थीटा सारे आपस में स्टिल 90 बनाएंगे। इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल के जो टाइप्स है वो दो हैं, एक सिंपल टेट्रागोनल है और एक आपके पास जो है बॉडी सेंटर्ड जो है टेट्रागोनल आपके पास आता है, ठीक है। स्टूडेंट तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है जी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो है हमारे पास एक ऐसी शेप को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई भी शेप आपस में इक्वल नहीं है। ये फॉर एग्जांपल साइड ए, साइड बी और साइड सी, कोई साइड आपस में इक्वल नहीं है। ए, बी और सी, इनके कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन स्टिल एंगल थीटा जो है वो आपके पास इक्वल टू 90 है। अभी तक तीनों को देखेंगे तो सिंपल क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल आपके पास तीनों जो है वो 90 बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑल आर इक्वल, इसमें नॉट इक्वल टू सी, इसमें कोई भी आपके पास इक्वल नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास हेक्सागोनल आता है। हेक्सागोनल जो है वो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि जिसमें दो तो आपस में साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन थर्ड साइड आपस में इक्वल नहीं होती। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके पास इस कैटेगरी के होते हैं। और फिर इसमें थोड़ी सी टिल्टनेस आती है कि जिसकी वजह से आपके पास अल्फ़ा एंगल जो साइड ए ने बनाया है, ए साइड अल्फ़ा एंगल बनाएगा, बी साइड आपके पास गैमा एंगल बनाएगा, और सी साइड जो है वापस बीटा और ये गैमा बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास गैमा जो एंगल है ये वो 120 का बना रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास हेक्सागोनल शेप होते हैं जिसको आप हेक्सागोन भी कहते हैं। दूसरी जो आपके पास अगली कैटेगरी बन रही है वो आपका से जी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन इसमें अल्फ़ा और गैमा 90 एंगल बना रहे होंगे। अल्फ़ा एंड गैमा यानी साइड ए एंड सी आपस में एंगल थीटा जो बनाएंगे वो 90 बनाएंगे, लेकिन बीटा एंगल जो है वो 120 की इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर गैमा एंगल 120 की इक्वल था, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पे आपके पास जो लास्ट है वो आपका से ट्राइक्लिनिक में कोई साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं है और कोई एंगल थीटा भी आपस में इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में एंगल्स एंड साइड्स बोथ आर अनइक्वल इन ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स केस, ठीक है। और जो ट्राइगोनल है लास्ट वाला, ट्राइगोनल में आपके पास साइड्स सारी इक्वल हैं। साइड ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। और अल्फ़ा और बीटा ये एंगल थीटा आपके पास इक्वल है गैमा के, ये एंगल, लेकिन गैमा आपके पास 90 की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट तीन शेप के साथ, दो शेप के साथ डिफरेंट आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर के साथ ये यूनिट सेल है। और इन यूनिट सेल को अगर हम याद रखेंगे हमारे एमसीक्यूज़ में ये हेल्प आउट होंगे हमारे लिए अगर हम इसको डिफरेंट एंगल और साइड्स के साथ याद रखेंगे। और स्टूडेंट इसके साथ साथ आपके पास इसकी यूजेस आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स इन डेली लाइफ। तो सॉलिड हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड, अभी हमने एक कैटेगरी पढ़ लिया था क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड को। तो डायमंड हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी में, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और इस तरीके से एमॉर्फस सॉलिड है ग्लास,
वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, और इस तरीके से यूटेंसाइल बर्तन में, बॉटल्स में, बॉक्सेस में, ठीक है। रबर है, रबर हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड हमने इसको कहा। रबर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी में, गाड़ी के टायर में और शूज़ में रोप्स बनाते हैं रबर से, और इस तरीके से बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये हमारे पास फिर सॉलिड के डिफरेंट एप्लीकेशन डेली लाइफ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। सॉलिड की 3 टाइप्स, फिर उसकी कैटेगरीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने यूनिट सेल को, और फिर उसके बाद बेसिस को, लैटस को, क्रिस्टल लैटस को, फिर उसकी यूनिट सेल की 3 टाइप्स, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, और फिर 7 डिफरेंट हमने शेप ऑफ यूनिट सेल जो है वो डिस्कस कर लिए। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।